वेलकम यू ऑल। आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज हमारी पहली क्लास से बीए सेकेंड ईयर का जो हमारे फर्स्ट पेपर चलता है पेपर पैटर्न में, उस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो हमारा बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, उस पेपर का नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देखिए, राजनीति विज्ञान की अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से अध्ययन हमको किया जाता है। बीए फर्स्ट ईयर के दोनों पेपर के अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट पेपर था उसमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस तरीके से राज्य, संप्रभुता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उन सभी का अध्ययन किया। जो हमारा बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें हम लोग भारतीय शासन और राजनीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से अध्ययन किया। कौन कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन सी चीजें उसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उन सभी के संदर्भों में अध्ययन किया। जो बीए सेकंड ईयर का जो हमारे फर्स्ट पेपर है उसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति। देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली रूप से ये बताना चाह रही है कि तुलनात्मक जो राजनीति जो विषय है, राजनीति विज्ञान का सबसे गत्यात्मक विषय, राजनीति विज्ञान का सबसे गत्यात्मक विषय। देखो, गत्यात्मकता का मतलब एक तो चीज होती है स्थिर और दूसरी होती है गत्यात्मकता। समय के साथ में जिन विषय में आधारभूत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे हमको समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, वो चीज कहलाती है गत्यात्मकता। तुलनात्मक राजनीति उसी तरह का विषय है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक लाइन में मैं बताना चाहूँ तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। तो तुलनात्मक राजनीति एक देश की जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उसका दूसरे देश की राजनीतिक संस्थाओं के साथ में अध्ययन करना अपने आप में तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। राजनीतिक संस्थाएं राजनीतिक शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। मुख्य रूप से तीन तरह की राजनीतिक संस्थाओं का हमको इसके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तीन तरह की राजनीतिक संस्था होती है। पहली राजनीतिक संस्था है हमारे व्यवस्थापिका, दूसरी राजनीतिक संस्था है कार्यपालिका और तीसरी राजनीतिक संस्था है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का अर्थ ये होता है किसी भी देश में, प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका नाम की जो संस्था होती है उसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, लॉ मेकिंग का काम करना। ठीक है, अलग अलग देश में व्यवस्थापिका को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से भारत में उसको संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में उसको डाइट कहा जाता है। अलग अलग नामों से अलग अलग कंट्रीज में इसको जाना जाता है। दूसरी जो शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट होती है वो होती है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका उस काम को पूरी कंट्री के अंदर एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ठीक है, कार्यपालिका एक तरह से वो बॉडी होती है जो कि मेनली मुख्य रूप से हर किसी कंट्री के अंदर मुख्य रोल निभाती है, हर कंट्री के अंदर राजनीति को ऑपरेट करने के पर्पस से। तीसरी हमारे महत्वपूर्ण संस्था होती है न्यायपालिका। देखिए, व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका को उसको एग्जीक्यूट करना। न्यायपालिका का काम ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर व्यवस्थापिका लॉ मेकिंग नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कार्यपालिका उस लॉ को एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, तो न्यायपालिका उसको नल एंड अवॉइड डिक्लेयर कर सकती है। कहने का मतलब उसको खत्म कर सकती है पूरी तरीके से कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि तुलनात्मक शासन और राजनीति में सबसे मुख्य चीजें जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, जिसमें तीन तरह की राजनीतिक संस्था आएगी। मैंने बता दिया आप लोगों को कौन कौन सी राजनीतिक संस्था है। पहली है व्यवस्थापिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी हमारे न्यायपालिका। अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि तुलनात्मक शासन और राजनीति अपने आप में गत्यात्मकता लिए हुए हैं, डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक सब्जेक्ट होते हुए इसमें समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड भी होती है समय के साथ साथ। तो जो इस विषय का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रूप से एक ही है, नहीं। समय और
परिस्थितियों के अनुसार हर देश के संविधान में भी परिवर्तन होता है। तो सीधी सी बात है, हम तुलनात्मक शासन और राजनीति में अलग अलग देश के संविधानों का जब अध्ययन करते हैं तब हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रत्येक देश का संविधान अपने आप में डायनेमिक होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और जब परिवर्तन होते रहते हैं तो इस विषय का क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापकता लिए हुआ है। देखिए, राजनीतिक संस्थाओं का तो अध्ययन कर ही रही है तुलनात्मक राजनीति, इसके साथ में संविधानेतर जितनी भी संस्था है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होता, जिसका किसी भी देश के संविधान में कोई जिक्र नहीं होता, वो चीजें कहलाती है संविधानेतर संस्थाएं। कौन कौन सी संविधानेतर संस्था है जिसको हमको इस पेपर के अकॉर्डिंग अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा? सुनिए, संविधानेतर संस्था है जिसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा। राजनीतिक दल हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, हित समूह, दबाव समूह, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, और ये जितनी भी चीजें हैं उनका भी तुलनात्मक शासन और राजनीति के पेपर में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सुनिए, जब ये मैंने एक चीज बताई व्यापकता, इस पेपर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं राजनीति विज्ञान के, मुख्य रूप से चाहे कोई भी एग्जाम और पोस्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, एक होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण, और एक होता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर देश के कंट्री से इसका मीनिंग अलग अलग निकलेगा, तो हमको इन तीनों ही कॉन्सेप्ट का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। एक मैंने राजनीतिक संस्कृति बताई, दूसरा राजनीतिक समाजीकरण बताया, तीसरा राजनीतिक आधुनिकीकरण बताया। ठीक है, संविधानेतर संस्थाएं समझ में आ गई, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, नौकरशाही, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसका, जब भी इस पेपर को अच्छे से पढ़ना है। इसका अभी केवल हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं हर चीज का कि पेपर आखिर में है क्या और हमको कौन कौन सी चीज इस पेपर में पढ़नी पड़ेगी। विकास किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है राजनीतिक विकास की, लोगों में समय के साथ में चेंज आया। आज के समय में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है लोगों में, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, धीरे धीरे लोगों में जो स्किल डेवलपमेंट हो रही है, चीजों को समझने की, जो हमारा मीडिया है वो आज के समय में लोगों को सारी की सारी जानकारी देता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें धीरे धीरे ये जो हमारा पेपर है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसका विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आज के समय में भारत में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण हो या चाहे, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी राजनीतिक जागरूकता है तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की राजनीति को समझने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका की राजनीति के अंतर्गत अगर उसको कुछ अच्छी चीजें लगती है, जैसे वहां पे आपको पता होगा कोई भी नेता बनने से पहले अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री होता है, तो वहां पे डिबेट रखी जाती है, खुले तौर पर डिबेट रखी जाती है। डिबेट में उनसे देश की शासन व्यवस्था को लेकर जितनी भी समस्या होती है उनसे इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि आप इसके लिए क्या करोगे, किस तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश करोगे। तो उसको देखकर ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है कि क्या चाहते हैं, आखिर किस तरीके से कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा है। वो सारा ऑनलाइन तौर पर होता है, वो सारा का सारा खुलेआम तौर पर वहां की जनता इस बात को महसूस करती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा डायनेमिक है, गतिशील है। ठीक है, अब देखिए संविधान शब्द का मतलब आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित, और अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को संविधान का मतलब बताऊं, लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा समूह जिससे कोई भी देश ऑपरेट होता है या संचालित हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग संविधान। मैंने रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टाइप होते हैं, एक टाइप तो होता है हमारा लिखित संविधान और दूसरा टाइप होता है अलिखित संविधान। वैसे ये केवल हम लोगों को समझने के हिसाब से हम लोगों ने वर्गीकरण किया गया है। राजनीति विज्ञान के अगर हम अलग अलग विद्वानों को देखते हैं तो उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि लिखित और अलिखित संविधान की नाम की कोई भी चीज नहीं, हाँ जिस तरीके से उस देश की शासन व्यवस्था को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से इन दोनों का वर्गीकरण किया गया, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे हम लोग देखते हैं भारत का पूरी तरीके से लिखित संविधान है, अमेरिका का जिस तरीके से लिखित संविधान है, दोनों देशों का हम लोग लिखित संविधान के पर्पज से अच्छे से कंपैरेटिव कर सकते हैं उनको। अलिखित संविधान के एग्जांपल पे अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे इजराइल है, ब्रिटेन है, वहां का संविधान, वहां की परंपराएं, वहां के नीति नियम उनके हिसाब से ऑपरेट
होता रहा। ये तो हो गया, हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजों को, संविधान, उसके प्रकार, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये समझने के साथ में हमें करंट टाइम में राजनीति विज्ञान में कौन कौन से चेंज आ रहे हैं वो सारे हमको इस सब्जेक्ट से मालूम पड़ सकते हैं। संविधान का देखिए, थोड़ा सा दोनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई, संविधान और संविधानवाद एक ही टाइप का अंतर है दोनों में। प्रत्येक देश में संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में। लेकिन संविधानवाद अगर मैं आपको समझाऊं, संविधानवाद का मतलब होता है अपने आप में सीमित शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी दे रखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी शासन व्यवस्था ऑपरेट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे संविधानवाद। देखो, बहुत सारी शासन व्यवस्था ऐसी होती है जहां पर संविधान है लेकिन वहां पे तानाशाही शासन प्रवृत्ति है, सैनिक शासन व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो शासन व्यवस्था ऑपरेट नहीं होती। इसलिए एक लाइन में समझना, प्रत्येक देश में संविधान तो होता है लेकिन वहां पर संविधान हो या नहीं ये बात जरूरी नहीं है। जैसे भारत का अपना संविधान भी है और भारत में संविधानवाद भी है, क्योंकि भारत में सारी चीजें संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। और अगर हम लोग किसी अगर हम लोग ऐसे देश का एग्जांपल ले जहां तानाशाही तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है, सैनिक तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि वहां पर संविधानवाद नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो एक चीज में समझना, संविधानवाद का मतलब होता है सीमित शासन व्यवस्था। अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था वहां के संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है तो उसे हम कहते हैं संविधानवाद। ठीक है, आज की क्लास में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इसको। कल की क्लास में हम जो हमारे अलग अलग यूनिट है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम हर चीज का अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।